हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयानक सड़क हादसा हुआ है। कुल्लू में सैंज की ओर से जा रही बस जंगला गांव के पास सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में बच्चों के साथ 16 लोगों के मरने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बस में 35 से 40 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। फिलहाल हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन राहत एवं बचाव कार्य के दौरान 16 शवों को निकाल लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक बस के नीचे अभी काफी लोगों के दबे होने की संभावना है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे को दिल दहला देने वाला बताया है। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा कि कुल्लू में हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संवेदना परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मणिपुर में कुदरत का कहर दिख रहा है। नौनी जिले में 29 जून को हुए लैंडस्लाइड में अब तक 80 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 42 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। यहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव का काम जारी है। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान की समीक्षा की। सीएम ने मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे की घोषणा की। सीएम बीरेन सिंह ने इस घटना को इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये राज्य के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। इस दुखद हादसे में हमने 80 से ज्यादा लोग खोए हैं। कई शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। अभी भी 50 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इस बीच सेना ने 14 जवानों के शव और उनके पैतृक घरों के लिए रवाना कर दिए हैं। सेना के मुताबिक 13 जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विमान और थल सेना के हेलीकॉप्टर से उनके घरों तक पहुंचाया गया है। पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक घर भेजने से पहले इम्फाल में ही सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सेना की रेड शील्ड डिवीजन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ सैनिकों को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि 29-30 जून की रात मणिपुर के टूपर रेलवे स्टेशन के पास आए लैंडस्लाइड से भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स की 107 टीए कंपनी का कैंप चपेट में आ गया था। लैंडस्लाइड की घटना के बाद भारतीय सेना और असम राइफल्स ने फुल स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। बाद में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा से प्रमुख आवाज़ उठाते रहे मनोज कुमार झा जी। सर, सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे कि जो उदयपुर की घटना हुई, आप उस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उदयपुर की घटना हम सबको सामूहिक रूप से शर्मसार करती है। नृशंसता और दरिंदगी की पराकाष्ठा रही। जाहिर है, ये बहुत आसान है कहना कि आप उन पर कार्रवाई करो, सख्त से सख्त सज़ा मिले, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन मेरे लिए और मेरे दल के लिए उससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आखिर 8-9 वर्षों में इस देश में ऐसा क्यों हो गया। पहले भी तो था, पार्टीशन हुआ 47 में, तब भी हमने इस तरह की डरावनी छवियां नहीं देखी। आखिर 8-9 वर्षों में इतना जहर कहाँ से घोला जा रहा है कि पहले सरहद हुआ करती थी बाघा बॉर्डर पे या अलग अलग जगहों पे, अब घरों के अंदर सरहद है, गलियों में सरहद है, गांव में सरहद है, गांव बट गए, गली बट गए, घर बट गए। आखिर इस बंटवारे के लिए जिम्मेवार कौन है? हम एक दूसरे से साफ तौर पर दिल खोल करके बात भी नहीं कर सकते। आए दिन इस प्रकार की दरिंदगी और हिंसा की घटना होती है। डेली शाम में किसी न किसी टेलीविजन चैनल में हिंसा की जुबान बोली जाती है, जिससे वो जहर और फैलता है। इसलिए मेरा मानना है कि उदयपुर की घटना में सख्त कार्रवाई हो, लेकिन 8-9 वर्षों में इस देश का जो हाल हुआ है, 75वां वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का। आज़ादी के सारे महानायक ऊपर से देख रहे होंगे और कह रहे होंगे एक विशाल कद के मुल्क को हमने कितना बौना, कितना छोटा बना दिया।
किसी व्यक्ति विशेष की इसकी जिम्मेदारी, किसी पार्टी की, किसी समाज की, किसी किन लोगों की आप जिम्मेदारी मानते हैं देखिए, इस मैं पूरी सीधे घटना तौर पे पर? मानता हूँ कि भाजपा केंद्र में है, कई राज्यों में है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री जी हैं, तमाम उनका मंत्रिमंडल है, मजबूत मंत्रिमंडल है, मजबूत दल है। क्या वो साफ तौर पे इशारा नहीं कर सकते? नुपुर शर्मा जी वाले मामले में या वो जिंदल साहब थे, जब हमने विरोध किया आपने तवज्जो नहीं दी। जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आपको इशारा हुआ, कंप्लेन की गई, तब आपने सिंबॉलिक एक्शन लिया। क्या ये खुद, जब आप डोमेस्टिक हालात को देख करके, घरेलू हालात को देख करके, क्या खुद आपको प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं लेना चाहिए था, प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नुपुर शर्मा पे कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की हो जाए, हम उससे ना, वो सिम्टम है। महामारी, रोग का स्रोत कहीं और है, उसकी जड़ें कहीं और है। आप एक शाखा को काट करके उस पेड़ को, जो जहर का पेड़ इस मुल्क में हो गया है, जिसकी वजह से एक धर्म की कट्टरता दूसरे धर्म की कट्टरता को पोस रही है, उसको खाद पानी दे रही है। आखिर इस खूनी चक्र का कहीं तो खात्मा होगा। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये बनती है, जब प्रधानमंत्री विदेश जाके कहते हैं अयं निजः परोविति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, तो यहाँ कुटुंब की हालत क्यों ऐसी है? ये यहाँ भी ना साबित करना होगा हमें कि वसुधैव कुटुंबकम से पहले यहाँ जो हमारे अपने कुटुंब है, उनके बीच में कटीली दीवारें ना हो, जहरीले रिश्ते ना हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री बीते कुछ दिनों से और इस घटना से पहले से भी प्रधानमंत्री से अपील करते हुए आए हैं कि आप बाहर आइए और लोगों से जो है सौहार्द बनाने की अपील कीजिए। क्या आप इससे मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? 100%। आज पहली बार नहीं, 8-9 वर्षों में कई दफ़ा हमने कहा है कि अगर देश में कहीं आग लगी हुई है, लोगों के घर जल रहे हैं, लोगों के बीच में कटीली दीवारें खड़ी हो रही हैं, गांव में घर बट रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का, मैं समझता, दायित्व बनता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आखिर उसकी धूड़ी कहाँ है? उसको ज़मीन पर उतारने के लिए अपील तो करनी पड़ेगी ना। और एक अपील जाने से प्रधानमंत्री जी के फ़र्क पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी अपील नहीं करते हैं, उनके दल के बड़े बड़े नेता अपील नहीं करते, बल्कि उल्टा मैं देखता हूँ कई दफ़ा उनके दल के कितने लीडर्स फेक न्यूज़ को चला बैठते हैं। ये सोचते भी नहीं है कि इसका असर कहाँ तक दूरगामी होगा और कहाँ तक ये जहर फैलेगा। ये समझता हूँ मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हुए फौरन इस प्रकार की वैमनस्यता और घृणा की राजनीति पे विराम लगाने की पहल करनी होगी। सर, आज कांग्रेस की तरफ से कई दावे किए गए, कुछ खुलासे पर उन्होंने दावा किया और आरोप लगाया भाजपा पर कि जो मुख्य आरोपी जो हैं उदयपुर हत्याकांड में, उनकी कुछ तस्वीरें जो हैं भाजपा के नेताओं के साथ जो है देखी जा रही हैं, कई कार्यक्रमों में हमें हिस्सा लिया हुआ है। तो और शाम तक जवाब की भी बात कही है। तो इस पूरी घटना में देखिए, मेरा मानना है, अब एनआईए के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है, तमाम चीज़ें एनआईए देखे, ये तस्वीरें भी देखे, बाकी साक्ष्य और सबूत भी देखे, लेकिन नेस्तनाबूद उस पूरी परिपाटी को करे जिस परिपाटी ने इस देश की हालात आज ये कर दी है कि लोग एक दूसरे से गले मिलने में भी डरते हैं कि पता नहीं ये उचित होगा या नहीं होगा। इसको अगर बदलना है ना, तो सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से नहीं, एक जहनी तौर पर हमें वो पद्धति विकसित करनी होगी। आगामी दिनों में ये देखा जा रहा है और कई जगह से खबरें आ रही हैं कि हिंदू संगठन जो है बड़े बड़े अब कार्यक्रम जो है करने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन इस हत्या के खिलाफ जो है। उदयपुर में भी बुलाया गया है, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद है। तो क्या इस तरीके के प्रदर्शन अभी होने चाहिए? क्या माहौल है ये? अव्वल मैं आपसे, आपके माध्यम से ये कहूँगा, ये मुसलमानों के नाम पे जिन्होंने वो कत्ल नृशंस हत्या की, वो इस्लाम को नहीं जानते हैं, और जो हमारे ये हिंदू संगठन है ना, वो हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म का महासागर वाला चरित्र रहा, कमियां रही लेकिन महासागर वाला चरित्र रहा, और इस्लाम का भी वही रहा। ये जो हिंदुत्व और फलाना दावते, फलाना ढिमकाना के नाम पे हो रहा है ना, ये ना इस्लाम को समझते हैं ना हिंदू धर्म को समझते हैं। लेकिन क्या है कि वो कुछ बोलते हैं, जुबान खोलते हैं, मीडिया में उनको स्पेस मिलती है और वो समझते हैं कि उन्होंने हासिल कर लिया। ज़रूरत इस बात की है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म मुझे इजाज़त नहीं देता है कि दूसरे धर्म का मैं उपहास करूं। उसी तरह कोई इस्लाम को मानने वाला है, उसका धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि दूसरों का उपहास करो। सच तो ये है ना,
कि ये जितनी तंजीम, जितने संगठन हैं, ये सब अपने अपने धर्म को भी नहीं पढ़ते हैं। एक बार पढ़ लेंगे ना, तो गांधी के राम से कभी किसी को आपत्ति हुई? गांधी तो हर प्रार्थना सभा में रघुपति राघव राजा राम, उस राम से तो कहीं खौफ नहीं हुआ। तो ये कौन से संगठन है, चाहे हिंदू धर्म के हों या इस्लाम के हो, इन संगठनों को असल में क्या फायदा, जो मैंने शुरू में कहा, ये एक दूसरे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक मजबूत होता है तो दूसरा भी मजबूत होता है, लेकिन इन दोनों के मजबूत होने में देश कमजोर हो रहा है, देश की नसें कमजोर हो रही हैं, उसका मानस क्षत विक्षत हो रहा है। सर, हम आपने बात की धर्म की, जाति की, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी इस तरीके की बातें आ रही हैं निकल के कि एनडीए जो है एक व्यक्ति विशेष को जो है उम्मीदवार बना रही है, दूसरी तरफ से यशवंत सिन्हा जी हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे देखिए, चुनाव? मैं सीधी सी बात मानता हूँ, यशवंत सिन्हा जी हों या द्रौपदी मुर्मू जी हों, दोनों बेहतरीन कैंडिडेट हैं। लंबा दोनों का सार्वजनिक जीवन रहा है, ये दो व्यक्तियों का मामला है ही नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, यशवंत सिन्हा जी से शिकायत नहीं है। ये दो व्यक्तियों का नहीं, ये दो वैकल्पिक प्रस्थापना का सवाल है। अगर एनडीए ने थोड़ा प्रोएक्टिव तरीके से बात की होती तो ये कैंडिडेचर की बात ही नहीं होती यशवंत सिन्हा जी की। तो आपने तो माई वे और हाईवे में आप चले। अभी भी वक्त है इस बात को समझने का कि एक पैराडाइम है जिसको नर्चर करती है बीजेपी, विपक्ष के लोग दूसरे पैराडाइम को, और संदेश सिर्फ ये देना चाहते हैं सरकार को, आप अपने अप्रोच में इंक्लूसिव होइए, समावेशी होइए। अगर आप हो जाएंगे ना, तो हिंदुस्तान की आधी जो समकालीन समस्याएं हैं खत्म हो जाएंगी। विचारधाराओं की लड़ाई मान रहे हैं पूरे चुनाव में? वैचारिक ही है ही, मैं कह रहा हूँ वैचारिक ही है। वैचारिक मानते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या किसी वैचारिक विचारधारा की वजह से किसी व्यक्ति को हराना या जिताना, वो भी राष्ट्रपति चुनाव में, क्या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी ये प्रताड़ना है? नहीं, मैं इतना एक्सट्रीम, आज तक आप देखिए हर बार चुनाव हुआ एक्सेप्ट एक बार छोड़ करके। असल में जानते हुए भी कि नंबर हमारे पक्ष में नहीं है, एक संदेश देने की बात होती है। और वो संदेश क्या है? यशवंत सिन्हा जी की कैंपेन को ही आप देख लीजिए। वो कैंपेन बार बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको प्रोटेक्ट करिए। बीते वर्षों में आपने उन सब को कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, उनकी ऑटोनॉमी नष्ट हो गई है। तो अक्सर क्या होता है, इस तरह के चुनाव एक मौका होता है कि आप संदेश देते हैं, और वो संदेश देना महत्वपूर्ण है। चुनाव की जीत और हार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संदेश का प्रेषित होना होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.